मनीष, यहाँ पे एक सवाल और था, क्या बीजेपी को इस बात का अंदाजा था कि नीतीश कुमार इस हद तक भी जा सकते हैं? क्योंकि 2020 में चुनाव के दौरान आरोप यह लगा कि चिराग पासवान को उनके सामने खड़ा कर दिया गया नुकसान पहुंचाने के लिए। बाद में सारे विधानसभा सीटों पर फीडबैक के लिए नेताओं को भेज दिया गया, कहा गया कि 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करिए, वहां पर जाकर फोकस कीजिए। क्या इस बात का अंदाजा था बीजेपी को कि नीतीश कुमार ये एक्सट्रीम स्टेप भी उठा सकते हैं? नहीं, बीजेपी को इस बात का अंदाजा नहीं था। और बीजेपी ने, आपको जैसा कि मैंने सुबह में भी कहा था, कि बीजेपी ने बहुत ही कैजुअल तरीके से उनको ट्रीट किया और उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उनको लगा कि नीतीश कुमार अब निकलकर कभी भी आरजेडी के साथ जाने की जोखिम नहीं उठा सकते हैं। और ख़ासकर आज की तारीख में वो जिस प्रकार सेंट्रल सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी इसका इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक लक्ष्यों को साधने में, शायद उसका डर इतना होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो सीबीआई ने 2 बार इंटरफेयर किया है बिहार में, इंटरफेयर आप कह सकते हैं या इंटरवीन किया है। जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार के लिए गए थे, खुद पैदल चल के गए थे, उसके तुरंत बाद लालू यादव के खिलाफ एक मामला होता है, जबकि वो मामला करीब 5 वर्षों पहले ही उजागर हुआ था और तुरंत उनके घर पर छापेमारी होती है। और उस समय जनता दल यूनाइटेड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यही कहा गया कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को आमंत्रित करने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। फिर आज से 10 दिनों पूर्व जब ये अटकलें काफ़ी चलने लगी कि शायद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं, तो एक बार फिर जो लालू यादव के करीबी हैं भोला यादव को गिरफ्तार किया गया इसी मामले में। तो बार बार आप कह सकते हैं कि बीजेपी को शायद अपनी केंद्रीय एजेंसियों के कार्रवाई पर अति आत्मविश्वास था कि शायद उसके डर से ना तेजस्वी कोई ऐसी राजनीतिक पहल करेंगे और ना ही नीतीश ऐसा कोई जोखिम उठाएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं था कि दोनों ने एक साथ आने का मन बना लिया है। और पिछले ये करीब 75 दिनों से ये सारी प्रक्रिया, हर कुछ, ये जो नई सरकार बनेगी उसके निटी-ग्रिटी के बारे में एक एक चीज़ को विस्तार से उन्होंने चर्चा कर, बातचीत कर, सभी चीज़ों पर एक तरह से निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। तब आज जाकर ये घोषणा हो रही है। सारिक मनीष, एक सवाल और उठता है कि हमेशा से, भले ही इस नई सरकार में नीतीश उतने कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन बीजेपी के साथ हमेशा वो कंफर्टेबल रहे, सरकार उन्होंने लंबे वक्त तक चलाई। जेडीयू ने जब आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी तब नीतीश कुमार बहुत परेशान थे इंटरफेरेंस से। एक बड़े नेता जो जेल में बंद थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक ऑडियो लीक हुआ जिसमें वो लालू यादव से बात कर रहे थे कि इस पुलिस वाले को यहां से हटाइए। तो कहा यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री तो वो हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंटरफेरेंस है कि उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा कि वो मुख्यमंत्री हैं। इसलिए उन्होंने, जेडीयू ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया। क्या उन गलतियों से आरजेडी सबक सीखेगी? देखिए, निश्चित रूप से जो व्यक्ति दूध का जला होता है वो छाछ भी जो है फूक फूक कर पीता है, ये एक तो कहावत है। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ने अपनी पूर्व की गलतियों से सबक जरूर सीखा होगा। आपने बीजेपी के साथ कहा, निश्चित रूप से बीजेपी के साथ कंफर्ट 2013 तक था। 2017 के बाद जब उन्होंने सरकार बनाई तो उनको उम्मीद थी कि उसी तरीके का कंफर्ट होगा। लेकिन एक बार अरुण जेटली के निधन के बाद जो वो सब कुछ खत्म हो गया और जिस प्रकार से बिहार बीजेपी को 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह ने रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश की, उसका एक, आप कह सकते हैं, वो पूरी तरीके से विफल रहा, बूमरैंग किया, जिसका खामियाजा आज बिहार बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को सत्ता से बाहर जाकर उठाना पड़ रहा है। सारिक मनीष, आप भी बिहार से आते हैं, आप तो पटना में बेस्ड हैं, हम भी कटिहार से आते हैं। 2005 से पहले का बिहार और उस वक्त की हालात, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, बिजली की हालत हो, सड़कों की हालत हो, जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और अगले 2 टर्म तक उन्होंने जिस तरह का कायाकल्प किया था, वो बिहार के लिए एक नजीर था। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो नीतीश कुमार आंकड़ों में या गठबंधन या फिर जो जातीय समीकरण है उस पर सवार होकर सत्ता में बने रहे। क्या उम्मीद यह की जानी चाहिए कि हम उसी पुराने नीतीश कुमार को देखें जिसने बिहार की तस्वीर बदल दी थी? देखिए, अगर आप गवर्नेंस की बात करेंगे तो नीतीश और तेजस्वी के साथ आने से गवर्नेंस पे कुछ
खास असर नहीं पड़ने वाला है। उसका एक बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था कायम हुई है, जिसके कारण जो है पूरा सामाजिक जो ढांचा है वो बुरी तरीके से आप कह सकते हैं कि उल्टा पुल्टा हो गया है। और जब तक वो शराबबंदी लागू रहेगी, ये एक तरह से आओ तुमको कैसे बनाए करोड़पति स्कीम है, जिसमें पुलिस वाले और अपराधियों का एक नया गठजोड़ कायम हुआ है। ये बिहार के आज के सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि अगर ये साथ आ गए तो क्या होगा, तो इसकी बिहार की एक राजनीतिक सच्चाई यही है कि बिहार में 3 राजनीतिक धुरी हैं, बीजेपी, तेजस्वी यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार का जनता दल। यही 3 दल हैं जिनके पास में जो वोट का प्रतिशत है वो दहाई के आंकड़े में है, यानी कि इनके पास 10% से अधिक का वोट शेयर है। और ये भी एक सच्चाई है कि जब भी इन तीनों में 2 एक साथ हो जाते हैं तो तीसरी की हार जो है वो तय मानी जाती है। भले ही वो कितने भी छोटे दलों को अपने साथ एकजुट कर ले तो उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो उनका ये जो तीनों दलों का एक सामाजिक आधार है और उस सामाजिक आधार की सच्चाई यही है कि अगर 2 साथ आएंगे तो वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि तीसरा हाशिए पे चला जाता है। सारी आरजेडी की बात करते हैं मनीष, लंबे वक्त से वो सत्ता से बाहर हैं। कुछ वक्त के लिए सत्ता में वापसी हुई थी महागठबंधन के सहयोगी के तौर पर। उनके लिए एक संजीवनी रहेगी, क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टी अगर लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रहती है तो उसके लिए सरवाइव करना या उसी ताकत के साथ खड़े रहना बड़ा मुश्किल होता है। निश्चित रूप से आरजेडी के लिए सरकार में वापसी जो है न केवल उनके पार्टी के विधायकों बल्कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा संजीवनी का काम करेगा। लेकिन सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जब हैं उनको वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते या ऐसी कोई गतिविधि नहीं कर सकते जो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हो, क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी ये भी एक सच्चाई है कि बिहार में गाड़ी 2 है, एक आरजेडी की, एक बीजेपी की, लेकिन अभी तक यही साबित हुआ है कि ड्राइवर बस एक है सारिक, वो है नीतीश कुमार। और वो अपनी गाड़ी समय के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार अब तक बदलते आए हैं। सारिक नीतीश, अगर देखें तो हम लोग जातीय समीकरण की बात करते हैं और जिस जाति वर्ग से नीतीश कुमार आते हैं उनका क्या आंकड़ा है वो सब हम जानते हैं। एक बेहतरीन शार्प पॉलिटिशियन है और शायद यही वजह है कि पिछले करीब 20 सालों में वो सत्ता में अपनी कुर्सी बचाए रखा हुआ है उन्होंने। देखिए, नीतीश कुमार का जो जातीय समीकरण है या जो भी उनका सामाजिक अधिकार आधार है, वो ऐसी जातियों को समूह को उन्होंने जोड़ा है। नॉन यादव बैकवर्ड हैं, नॉन पासवान दलित हैं। ये जो जातियां हैं थोड़ी दबी कुचली रही हैं, लेकिन इनका जो वोटिंग का जो पैटर्न है ये काफ़ी एकजुट होकर एग्रेसिव वोटिंग करते हैं। इनका वोट जो है वो खरीद बिक्री का वोट नहीं होता है और यही कारण है कि नीतीश कुमार किसी के भी साथ जाते हों तो उनका वोट तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन त्रासदी यह है कि जब पिछली बार 2020 का चुनाव वो लड़ रहे थे तो बीजेपी का वोट उनको ट्रांसफ़र नहीं होकर वो जगह जगह पर चिराग पासवान के उम्मीदवारों को गया था। और वो एक ऐसा टीस है, राजनीतिक टीस है, जिससे नीतीश कुमार आज तक उभर नहीं पाए हैं। और आज अगर ये गठबंधन, एनडीए का गठबंधन बिखरा है तो 2020 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो उसका सबसे बड़ा आधार या सबसे बड़ा कारण है। सारिक, आपने बड़ा अच्छा नाम लिया चिराग पासवान का, उससे भी जुड़ा एक सवाल था मनीष। चिराग पासवान हमेशा से कहते रहे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, भले ही बीजेपी की तरफ से नहीं कहा गया। मेरा सवाल यह था कि क्या ये बीजेपी से अलग होना जेडीयू का चिराग पासवान को बीजेपी के साथ और मजबूती से खड़ा करेगा, जिसका फायदा आगे राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके अपने चाचा के अलग चले जाने की वजह से चिराग पासवान को आगे आने वाले वक्त में हो सकता है? देखिए, चाचा की पार्टी, चाचा ने जो भी पार्टी तोड़ा उसमें नीतीश कुमार की भूमिका काफ़ी अहम थी, जिसमें बीजेपी ने भी खुलकर साथ दिया। लेकिन 6 महीने के अंदर ये जो एक राजनीतिक सच्चाई है कि चाचा भले केंद्रीय मंत्री हों, एमपी की संख्या उनके साथ भले ही अधिक हो, लेकिन जो
पासवान वोटर है वो चिराग पासवान के साथ एकजुट रहा। और अब आप कह सकते हैं कि अब आज की तारीख में बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी है कि वो न केवल चिराग पासवान को अपने साथ एक बार फिर जोड़े, बल्कि उनकी पार्टी को भी एक तरह से दोनों को, चाचा भतीजा को एक साथ मिलाए, तभी उनके लिए 2024 में कोई बात बनेगी। ये एक आज के तारीख में, और आप कह सकते हैं कि आज का जो घटनाक्रम है उसमें एक तरह से चिराग जो है ऑटोमेटिक बेनिफिशियरी जो कहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। अब बीजेपी को उनको अपने साथ रखना बीजेपी के लिए सब राजनीतिक उनकी मजबूरी है। सारिक, लेकिन अगर देखें तो भले ही वो कहते रहे कि हनुमान हैं वो बीजेपी के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन 2020 में सबसे ज्यादा नुकसान तो चिराग पासवान का ही हुआ। पिता की मौत के बाद जो मंत्री पद उनके पास आना चाहिए था, पार्टी टूट गई, हाशिए पर चले गए। बीजेपी का साथ तो दिया लेकिन अपना खाता भी नहीं खोल पाए विधानसभा चुनाव में, उनसे उनका घर भी खाली करवा लिया गया। निश्चित रूप से बीजेपी ने उनको एक तरह से राजनीतिक हाशिए पर लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब बीजेपी के नेता कह सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी चिराग पासवान के खिलाफ कदम उठाया वो नीतीश कुमार के इशारे पर है किया। वो ये बात सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, अब ये भी एक सच्चाई है कि अब अगर बीजेपी उनको अपने साथ रखना चाहती है तो उनका हर कुछ भी, जो कुछ भी उनसे छीना था, उनको वो अब ससम्मान लौटा सकती है। सारिक।